वेलकम बैक। हर साल पाकिस्तान में लाख में से 200 से 300 लोग फालिज यानी स्ट्रोक का शिकार होते हैं। अगर हम ग्लोबल अदाद-ओ-शुमार से कंपेयर करें तो इस वक्त पाकिस्तान 5वें नंबर पर है जब हम स्ट्रोक रिस्क या स्ट्रोक बर्डन की बात करते हैं। बदकिस्मती से हालांकि स्ट्रोक की इंसिडेंस काफ़ी है पाकिस्तान में, स्किल्ड और ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट की उतनी ही कमी है। स्ट्रोक पेशेंट्स, स्ट्रोक सेंटर्स जो हैं वो गिनती के ही हैं, कुछ ही हैं, और जो सबसे जो अहम दवाई होती है जो स्ट्रोक बस्टिंग या क्लॉट बस्टिंग के लिए दी जाती है, अल्टेप्लेस नाम है उसका शायद, उसकी भी सप्लाई कभी होती है और कभी नहीं होती। चुनाचे हम देखते हैं कि स्ट्रोक प्रिवेंशन तो बहुत दूर की बात, यहाँ पर अक्सर डायग्नोसिस भी सही नहीं होता, और अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि इलाज का क्या बनेगा। एक और जो यहाँ पे अलमिया है कि जब बहुत सिवियर फॉलिज होती है, सिवियर स्ट्रोक होती है, तो आप एक लिहाज से अपने अंदर ही कैद हो जाते हैं। आप अपने सिम्टम्स, अपने अलामात नहीं बता सकते, और जाहिर है कि जब कम्युनिकेशन नहीं हो सकती तो इलाज भी इससे बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगा। आज हमने दावत दी है साइमा हाशिम साहब को। आप एक साइकोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच भी हैं, एंड जो हमारे लिए जो आज अहम बात है, आप खुद एक स्ट्रोक सर्वाइवर हैं, और इस दौरान आपने अपने आप से भी लड़ा होगा, अपने मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ा होगा, अपने स्ट्रोक के साथ तो लड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़े से आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि इंशाअल्लाह अगर किसी को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, जो खुद शायद स्ट्रोक पेशेंट हो या उनके कोई लव्ड वंस हो, कि क्या हमें जानना चाहिए और किन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे स्ट्रोक हुआ था 25 सितंबर 2023 को, ठीक है। उससे कुछ दिनों पहले, तकरीबन 8 से 9 दिन पहले, मुझे थोड़ा सा बॉडी में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था बॉडी वीक लग रही है, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बॉडी वीक लग रही है। एक दिन क्या हुआ कि स्ट्रोक से 3 या 4 दिन पहले की बात है कि मैं बैठी हुई थी, मैं क्लिनिक में थी अपने, तो जब मैं उठी हूँ तो बिल्कुल मैं ऐसे टिल्ट हो रही थी, मुझसे सीधा खड़ा नहीं हुआ गया। मैंने फ़ौरन से दीवार का सहारा लिया और दोनों हाथ दीवार पे रखे, फिर भी मुझे लग रहा था मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। खैर मैं बैठ गई, थोड़ी मैंने एक्सरसाइजेस की, लेग्स की, उसके बाद मैं खड़ी हुई तो मैं खड़ी हो गई थी। फ़ौरन से मैं एक हॉस्पिटल में गई, उन्होंने सारे टेस्ट किए, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बीपी वगैरह ठीक है, शुगर ठीक है, बाकी सब चीज़ें, कॉग्निशन भी ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट सेटलिंग इन, कुछ है, मतलब मुझे करार नहीं मिल रहा था, मुझे सही नहीं लग रहा था। अच्छा, उसके बाद 25 सितंबर को मैं अपने कॉलीग्स के साथ बैठी हुई थी, हम लोग केस स्टडी कर रहे थे। तो मैंने जब बात करना शुरू की, अच्छा मेरा इरादा उस टाइम इतना बात करने का नहीं था, मैंने कहा नेक्स्ट टर्न मैं ले लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे मैं फ़ौरन से जाके सीट पे बैठ गई और मैंने बात करना शुरू की। अभी 1 मिनट ही हुआ था बात करते हुए, मुझे तो जैसे एक वर्ड आया ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे मेरी ज़ुबान अटक गया, बस इस तरह से मैं करी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। सब लोग परेशान हो एकदम, क्योंकि हमारा पूरा सर्कल था। अच्छा, विद इन फ्यू सेकंड्स मैं फ़ौरन से उठी और मेरे पर्स में हमेशा से एक मेडिकल किट होती है जिसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, कुछ एलोपैथिक होती हैं, इस तरह से। तो इस एक मेडिसिन है जो कि अगर आपको सडनली कुछ भी हुआ है, इवन आपको ये फील हो रहा है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, अगर आप वो लेते हैं तो वो माइल्ड हो जाता है, मतलब उसको 100% रोक नहीं सकता है, लेकिन माइल्ड हो जाता है। तो मैं इतनी एक्टिव थी क्योंकि कुछ दिनों से जो मेरे अंदर थोड़ा सा मेंटली चल रहा था कि कुछ है, कुछ ठीक नहीं। अच्छा, और फ़ौरन से मतलब 2 से 3 मिनट लगे होंगे हमें गाड़ी में बैठने के लिए, तो फ़ौरन से हम हॉस्पिटल चले गए और बेहतरीन हॉस्पिटल हम गए। अच्छा, मेरी कॉग्निशन यानी कि मेरा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा था और मेरी बॉडी भी ठीक काम कर रही थी, बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। अच्छा, रास्ते में भी मैं अपनी बॉडी को बार बार जो है ना मूव करी थी कि मतलब कोई ऐसा ना हो कि बॉडी काम ना करी हो, और मुझे इंस्टेंटली पता चल गया था कि ये स्ट्रोक है। और मैं आईपैड पे लिख रही थी साहब अपनी फ्रेंड को स्ट्रोक, उसने कहा कि नहीं ये नहीं, मैंने कहा ये है स्ट्रोक। एनीवेज हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पर शुक्र ये कि ER में जगह मिल गई, वरना तो एमरजेंसी भी बिल्कुल भरी होती है। तो वहाँ पर डायग्नोज हो गया कि जी हाँ स्ट्रोक है। अच्छा, उससे पहले उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी थी, तो उससे ज़रा बहुत ही टाइमली चीज़ें होंगी, वरना अक्सर औकात ये होता है कि एक स्ट्रोक अटैक हुआ है तो कुछ ही देर में 1 घंटे में यहाँ स्ट्रोक होता है और फिर एक मेजर स्ट्रोक, एग्जैक्टली, क्योंकि मिनी स्ट्रोक वो वार्निंग ही है, ठीक है। एनीवेज वो अच्छा इलाज अच्छा हो गया, बर वक्त हो गया। उसके बाद ये हुआ 4थे दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी।
उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट मेरी एक थी, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था. अब यहाँ पे एक जो मेरा मैसेज है बताने का वो ये है, देखिए जब हम बात करते हैं ना न्यूरोलॉजिस्ट, तो उसमें बहुत तरह के न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है. हमें स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो हमारी बीमारी को ट्रीट कर सके. कुछ वीक्स तक मैं उनके पास जाती रही, बहुत सारे मेरे टेस्ट हुए थे ऑटो इम्यून डिजीज़ के या कुछ न बेशुमार टेस्ट, हाँ जो भी समझ में आया, सारे टेस्ट क्लियर थे. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि कुछ तो है. डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें बहुत फ्रीक्वेंट माइग्रेन्स होते हैं, बहुत पढ़ाइयाँ ट्रेनिंग्स कर रही होती है, रातें जाग रही होती है, इस वजह से. लेकिन मुझे ये बात ना समझ में नहीं आ रही थी. मैंने कहा ये मुझे आएँ बाएँ शाएँ लग रही है, और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर के पास मैं थी. अच्छा, उसके बाद मैंने डॉक्टर चेंज की, मैं स्ट्रोक स्पेशलिस्ट के पास गई, ठीक है. मैंने जब चेंज की डॉक्टर, तो कुछ ही हफ्तों में बहुत सारे टेस्ट हुए, कुछ ही हफ्तों में एग्जैक्टली डायग्नोज हो गया कि मुझे क्या है. राइट, ये चीज़ हुई. अच्छा, उसमें ये पता चला कि बीमारी तो एज सच कोई यूँ नहीं है या सडनली कुछ नहीं हुआ. आई हैव अ PFO इन माई हार्ट, मेरे दिल में सुराख है. और पैदाइशी तौर पे, क्योंकि होता है कि 5 में से सपोज 5 बच्चे पैदा हुए हैं, इसमें से एक बच्चे के दिल का सुराख बंद नहीं होता, जबकि वैसे नेचुरली हर बच्चे का हो जाता है. तो मेरा नहीं हुआ, इतनी एज तक पता नहीं चला, तो डायग्नोसिस में पता चला. और मेरा अब बहुत अरसे से सेट ऑफ मेडिसिन ही बिल्कुल अलग है पहले वाली मेडिसिन से. तो मतलब कि नंबर 1 के सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि यार ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास पता चले, बंदे को इतनी तहकीक करनी चाहिए कि क्या इनकी स्ट्रोक में स्पेशलाइजेशन है या नहीं. अच्छा, अब आपके तो चले एक तरह से एक वजह पता लग गई कि दिल में सुराख था. जनरली अगर हम बात करें कॉजेज़ की, वो क्या है? मतलब स्ट्रोक की पाकिस्तान में काफ़ी इंसिडेंट है, तो हमारे यहाँ इतना ज़ायबतीज़ भी हमारे पास मतलब टॉप की है, स्ट्रोक में भी हम काफ़ी आगे हैं, तो इनकी क्या क्या वजह? हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि जो भी ऐसे फैक्टर्स जो आपके ब्लड को थिक करते हैं, ठीक है ना, क्लॉट बन जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ब्रेन को, मेन रीज़न तो यही है. जैसे कि हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है उसमें होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वो बहुत दिमाग में ब्लीडिंग होती है. ये TIA जो था, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, जो मुझे हुआ था अटैक, उसमें ये होता है कि आपका क्लॉट बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है. ज़ाहिर कि थिक हुआ है ब्लड, जब भी तो क्लॉट बना है ना, क्लॉट बन जाता है, और फिर ऑक्सीजन ज़ाहिर नहीं मिल रही होती ब्रेन को, तो उस वजह से हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अब ये तो हो गया फिजिकल एक्ट, हम थोड़ी सी ट्रीटमेंट पे भी बात करेंगे, और ये कि जो मेंटल टोल होता है, जो ज़हनी अज़ियत से बंदा गुजरता है वहाँ पे, उसको कैसे टैकल किया जाए. तो एक वक्फा लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं. जी, तो हम बात कर रहे हैं फॉलिज की. पाकिस्तान में बहुत केसेस हैं इसके. स्ट्रोक सर्वाइवर साइमा हाशिम हमारे साथ हैं, आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं. साइमा भी आप ब्रेक से पहले आपने बताया कि ज़ाहिर अलामात होती हैं जिन्हें वॉच करना चाहिए, रेड फ्लैग्स होते हैं. आपने कहा जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, कार्डियो है, ये चीज़ें आप टेस्ट करा के देख सकते हैं. लेकिन पिछले हफ्ते हम इसी प्रोग्राम में कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे एक डॉक्टर साहिबा से, और घूम फिर के डॉक्टर्स कहते हैं कि जी जो जड़ है काफ़ी सारे मसाइल की, वो स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, इमोशनल बर्नआउट है, जहनी परेशानी है, जो कि मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है लाइफ में. हम कहते हैं यार स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है. आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अपनी जर्नी की बात की कि जब आपने टैकल कर लिया, डॉक्टर्स अच्छे मिल गए, आप रिकवर कर गई, उसके बाद भी हमने देखा है कि इस किस्म के आर्ज़ों में एक पोस्ट रिकवरी चैलेंज रहता है, डिप्रेशन होता है, खौफ होता है कि दोबारा वापस आएगा. इसको आपने कैसे नेविगेट किया है? अच्छा, इसमें मुझे मेरे प्रोफेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, राइट, क्योंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, तो मुझे ये तो चीज़ मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि पैनिक अटैक्स हैं, एंजाइटी, उसके कैसे ओवरकम करना है. लेकिन यू नो एज अ थेरेपिस्ट और बात है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतते तो वो डिफरेंट, वो इट्स टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम. थियरी और प्रैक्टिकल, यस एग्जैक्टली. तो इस चीज़ को मैंने जिस तरीके से अपनी हीलिंग में ना, मैंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैंने खुद भी अपने आप को हील करना है, और सिर्फ दवाइयाँ नहीं फांकते रहना. बहुत ही होलिस्टिक हीलिंग मैंने अपनी की थी. और जब मैं कहती हूँ अपनी मैंने खुद की थी, तो उसका आई रियली मीन इट, क्योंकि 3 दिन तक जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो वो 3 दिन तक मैंने दुख किया था, मुझे स्ट्रोक हुआ है, और अब मुझे फील हो रहा था बहुत ज़्यादा बेबसी का एहसास हो रहा था, क्योंकि जब कोई बात को करे क्या यूं करके क्योंकि आई एम नोन फॉर माई टॉक्स में बात करती हूँ, और अगर वही चीज़ आपसे छीन ली गई तो फिर क्या बचा? एग्जैक्टली. लेकिन फिर 3 दिन के बाद जब मैं घर पे आई, तो मैंने प्रॉपरली माइंड में अपना प्लान बनाया था कि मुझे किस तरह से अपनी हीलिंग की तरफ काम करना है. और व्हेन आई से होलिस्टिक हीलिंग, तो उसका मतलब ये है कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों को कनेक्ट करना.
تو جس میں نروس سسٹم کو ریسیٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نروس سسٹم میں مطلب کیسے؟ میں بتا رہی ہوں اس کو. نروس سسٹم میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ کا برین ہے, اسپائنل کارڈ ہے, جس کو ریڑھ کی ہڈی یا ریڑھ کی ہڈی کا گودا بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ کے نروز ہوتے ہیں جتنے بھی باڈی کے نروز ہیں. اب سارے جو نروز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ برین سے آ رہے ہیں, اور برین سگنل دیتا ہے باڈی کو ہر ایکشن کے لیے, اٹھنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, کھانے پینے, ہنسنے رونے, ہر چیز کے لیے. تو برین ایک کنٹرول روم ہے, ٹھیک ہے. اسٹروک ہونے سے برین کا جو فنکشن ہے پورا وہ انٹرپٹ ہو جاتا ہے. کین یو امیجن کہ جو کنٹرول روم ہے وہ اس میں آگ لگ گئی ہے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو کوئی بٹن نہیں چلے گا, کوئی بٹن نہیں چلے گا. اچھا, وہاں سے جو سگنلز آ رہے ہیں ایسی کنڈیشن میں, تو وہ سگنلز کیسے ہوں گے؟ دو صورتیں ہوں گی, یا تو بہت ویک ہوں گے اور یا سگنلز آئیں گے ہی نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لائک دوائیاں تو ہم کھاتے ہیں کیونکہ باڈی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے, لائک میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا لیکن باڈی ویک بہت ہو گئی تھی, اور ابھی تک بھی مسلس کافی ویک ہوتے ہیں. اینڈ اٹس اے لائک کانسٹنٹ ایفرٹ کہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر. تو اس میں نیورو سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, رائٹ. وہ اس کا کیا ہے کہ وہ جب آپ ایکسرسائزز کریں گے تو آپ نیورولوجیکلی اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور برین کو ایکٹیو ہونے کے لیے آپ سٹیمولیٹ آپ ہمیں ایک مثال دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, میں دے رہی ہوں آپ کو مثال. 2-3 ایکسرسائزز بتاتی ہوں میں آپ کو. فرسٹ کہنا, آپ کے پاس کوئی ایک بال ہے, نرم کوئی چیز لیجیے, یا چھوٹا سا ٹیڈی بیئر لے لیجیے, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ میں پکڑا, جتنا بھی آپ کا ہاتھ کام کر رہا ہے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. آپ اسٹریس نہیں کرنا. آپ نے آنکھیں اپنی اس پہ رکھنی ہے, کوئی بھی آبجیکٹ ہے آپ نے ایسے کر کے اس ہاتھ میں رکھا. میں سلو کر رہی ہوں جتنا بھی ہو سکے, یوں گردن نہیں گھمانی, ایسے کرنا ہے, آنکھوں کے ساتھ فالو کرنا ہے. یس, آنکھوں کے ساتھ فالو کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. اس کو جتنی دفعہ بھی ہو سکے دن میں وہ کیجیے, آنکھوں کے ساتھ فالو کیجیے. ایک اور چیز, آپ کے ہاتھ ہیں, یہ تھمب جو ہے اس کے اوپر آپ نے انڈیکس فنگر, جیسے یہ نظر آ رہا ہوگا, اوکے, انڈیکس فنگر آپ نے یہ رکھی, تھوڑی مشکل ہوگی اسٹروک پیشنٹ کے لیے, ایسے رکھی, ہٹا لی. سیکنڈ فنگر رکھی, ہٹا لی. تھرڈ رکھی, ہٹا لی. فورتھ رکھی, ہٹا لی, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی سنسناہٹ کو محسوس کرنا ہے, اس کے موومنٹ کو محسوس کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں, نو, اس کو مطلب آپ نے فوکس کے ساتھ کرنا ہے, فوکس کرنا ہے آپ نے, یس. اور جو کام آپ پہلے رائٹ ہینڈ سے کیا کرتے تھے وہ کوشش کریں کہ لیفٹ سے کرنا شروع کریں, اور جو آپ لیفٹ سے کرتے تھے کوشش کریں رائٹ سے کرنا شروع کریں, کیونکہ یہ نیورو پلاسٹیسٹی ہوگی, ری وائرنگ ہوگی آپ کے برین کی. سائمہ جی, ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے پہلے بریک میں مینشن کی, بہت ہی بیسک سی بات, کہ ہم اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹی میں ہم صحیح سے سانس بھی نہیں لیتے. یہ بات ہم نے جا کے تھوڑا سا ہم نے ریکگنائز کی جب ریڈیو میں کام کیا, وسط صاحب نے, ہم نے, یا ہمارے جو سنگرز ہیں, کہ اگر آپ صحیح سے بریدنگ نہیں کریں گے تو آگے بات کیسے بڑھے گی. جی بالکل, بہت بنیادی باتیں ہوتی ہیں. آئی ایم سوری سائمہ جی, مجھے پتہ ہے اس پہ ہم ابھی تو بات شروع ہی ہوئی تھی اور ختم ہو جاتی ہے, یہی المیہ ہے, آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن کا وقت ہمارا کم ہوا جاتا. اگر میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو بتا سکیں کہ اگر کوئی ایکسرسائز دیکھنا چاہے تو گوگل کر کے دیکھ لیں. گوگل کر کے بھی, میں نے خود بھی بہت ساری اپلوڈ کی ہوئی ہیں, خود بھی بہت سارے. اور آپ کے کہاں اپلوڈ؟ یوٹیوب پہ, سائماز انسائٹس. اور آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.